in the data warehouse, it is permanently stored on the disk. नॉन मॉडिफाइबल, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा एक्सट्रैक्शन के थ्रू आता है. वी एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द data sources, operational data sources or web sources or any other sources, but we do not make any modification. हम किसी भी तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन इस डेटा के अंदर नहीं करते. नेक्स्ट इज इट इज मार्केट एंड बिजनेस ओरिएंटेड. Basically, why we maintain this data warehouses are because we want to create a market oriented and designed for business users, where an operational systems are more client oriented. जो हम लोग ऑपरेशनल डेटाबेस बनाते हैं वो बेसिकली क्लाइंट को दिमाग में रखकर बनाया जाता है. जहां तक कि डेटा वेयर हाउस की बात है, डिसीजन मेकिंग, फास्ट एक्सेस टू द डेटा को दिमाग में रख के बनाया जाता है. यानी बिजनेस इज मोर ऑन द माइंड. नेक्स्ट इज डाटा ग्रेनुलैरिटी. ग्रेनुलैरिटी क्या होती है? इफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं, तो टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या होती है? इफ यू कैन टेल मी एनी वन ऑफ यू, एक टेबल, एक डेटाबेस टेबल के अंदर स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या होती है? You know that or no? सर कोई सेल या रो Yes. या एक कॉलम? सिंगल सेल जहां पर एक, जैसे मैं बोलता हूँ रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4, एक सिंगल सेल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी. तो हम लोग उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रेनुलरिटी बोल सकते हैं. उसके बाद आती है एक रो आ सकती है या एक कॉलम आ सकता है. फिर उसके बाद एक टेबल आ सकता है पूरा का पूरा, और एक टेबल के बाद एक डेटाबेस आ सकता है. एंड डेटाबेस के बाद टोटल डिफरेंट सोर्सेज से डेटाबेस को हम जो मल्टीपल डेटाबेस की बात करते हैं. तो हम कितनी डिटेल तक एक डेटा को रखना चाहते हैं, किस ग्रेनुलरिटी तक रखना चाहते हैं, ये भी डेटा वेयर हाउस के अंदर वेरिएशन होती है. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. डेटा ग्रेनुलरिटी एग्जैक्टली क्या है कि अगर मेरे पास जब डेटा को कलेक्ट करना है, अगर मैं डेटा कम कलेक्ट करूंगा तो एनालिसिस में भी मेरे को प्रॉब्लम आएगी. लेकिन मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करूंगा, चाहे मुझे उसकी ज़रूरत हो चाहे ना हो, मैं हर चीज़ को सेव करूंगा, तो फिर मेरे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं उसमें से जो डेटा मुझे रिक्वायर्ड है वो बीच में से निकाल लूं. तो हम लोग सर हाँ, हाँ जी. सर आपने करेक्ट बोला या कलेक्ट? किस चीज को लेकर? कलेक्ट अभी कलेक्ट कलेक्ट कलेक्ट. मैं आपको बताता हूँ. जब आप मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आज ये वाला डेटा लेके आइए, तो आप जितना ज्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा ऑपरेशनल में डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद अगर मैं आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगता हूं तो उतने ही चांसेस हैं कि आप वो इंफॉर्मेशन मेरे को बता दो. अगर मैं डेटा कलेक्शन कम करूंगा, मतलब मैं मानता हूँ कि इस चीज की जरूरत नहीं है, उस चीज की जरूरत नहीं है, देन एनालिसिस में भी प्रॉब्लम आएगी. तो डेटा ग्रैनुलरिटी क्या है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस लेवल तक का डेटा अपने डेटा वेयरहाउस में रखना है, कम या ज्यादा. बट नॉर्मली मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं कि हम लोग मैक्सिमम डेटा रखने की कोशिश करते हैं, सो दैट किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. Now comes an important topic, another important topic from your syllabus. What is the difference between operational data stores and informational data stores? ऑपरेशनल डेटा सोर्सेज क्या है? जो आप ट्रांसैक्शनल जो होते हैं. आपने अगर ये वाली फिगर को ध्यान से देखा है तो दीज आर द ऑपरेशनल डेटा सोर्सेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. दीज आर द ऑपरेशनल डेटा सोर्सेज जहां पर डेटा जो है वो ट्रांसैक्ट हो रहा है, डेली सेव हो रहा है. एंड दिस इज द इंफॉर्मेशनल डेटा सोर्स, डेटा वेयर हाउस, जहां से हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करेंगे. तो हम लोग ऑपरेशनल डेटा से एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड करके इंफॉर्मेशनल बनाते हैं. तो ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए that transactional is called the operational database,
whereas the data warehouse is called the informational data. तो हम लोग इसके differences क्या हैं, अब हम लोग वो देखेंगे. What are the differences between these two types of databases? सबसे पहले जो ऑपरेशनल डेटाबेस होता है वो नॉर्मलाइज्ड होता है, छोटे छोटे से टेबल होते हैं. तो बेसिक आइडिया इज टू सपोर्ट हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सके, इसको दिमाग में रख के बनाया जाता है. जहां तक आपका ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल जो है वो सपोर्ट करता है हाई वॉल्यूम ऑफ एनालिटिकल प्रोसेसिंग, मतलब उसका ट्रांजैक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एनालिटिकल क्यूरीज आती हैं उसके पास, उनको रिजॉल्व करने की ये कोशिश करता है. एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम, जैसे हम पेरोल, सैलरी बनाते हैं, बिलिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम. इंफॉर्मेशनल सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसा मैंने बताया सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो सेल्स, सेशंस, ऑर्डर्स. तो पहला डिफरेंस आया कि ऑपरेशनल इज मोर बेस्ड अपॉन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, वेयर एज द अदर वन इज बेस्ड ऑन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. Second is that the operational is based upon process orientation, whereas the information is based on subject orientation. The third difference is operational जो होता है वो सिर्फ करंट डेटा सेव करता है. जैसे ही आप उसका बैकअप ले लेते हैं इंफॉर्मेशनल सिस्टम में, तो आप डाटा वहां से रिमूव कर देते हैं. जहां तक इंफॉर्मेशनल सिस्टम्स होते हैं, ये पूरा का पूरा हिस्टोरिकल डेटा जो है वो सेव करके रखते हैं, टाइम वेरिएट. द नेक्स्ट इज ऑपरेशनल सिस्टम्स आर डिजाइंड, किस चीज को दिमाग में रख के डिजाइन किए जाते हैं, ताकि हम लोग फास्ट इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन कर सकें. और जहां तक इंफॉर्मेशनल सिस्टम्स हैं, वो किस चीज को दिमाग में रख के डिजाइन किए जाते हैं, फास्ट डेटा रिट्रीवल ऑपरेशन. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग डी नॉर्मलाइज कर लेंगे, दोबारा टेबल्स को आपस में ज्वाइन करके रखेंगे. हम लोग टेबल्स को दोबारा आपस में ज्वाइन क्यों करेंगे, ताकि हमारा कम से कम ज्वाइन ऑपरेशन लगे. जितना कम ज्वाइन ऑपरेशन लगेगा उतनी फास्ट डेटा रिट्रीव होगा, और इंडेक्सिंग भी इफेक्टिव हो सकती है व्हेन वी आर रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम अ सिंगल टेबल और डेटा वेयरहाउस. द नेक्स्ट इज अ प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक. इसमें लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो हम लोग इसके ऊपर आज ध्यान देंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे. तो डेटा वेयर हाउस के रोल्स क्या हैं, तो अब हम लोग सबसे ध्यान में रखेंगे. डेटा वेयर हाउस के रोल्स का मतलब ये है कि जब हम लोग एक डेटा वेयर हाउस डिजाइन करने या बनाने के बारे में सोचते हैं, तो डिफरेंट सेट ऑफ पीपल्स एंड द स्किल्स, उनको क्या आना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द डेटा वेयर हाउस रूल्स. मतलब अगर आपको डेटा वेयर हाउस मैनेजमेंट में काम करना है, तो जरूरी नहीं है कि यू नीड ईच एंड एवरी स्किल. यू कैन अटेन द स्किल अकॉर्डिंग टू द रोल that you want to perform. Now here are some of the roles that we do. Data warehouse manager होता है सबसे ऊपर, he is the responsible, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए डेटा वेयरहाउस की. तो अलग अलग मैनेजर जो उसके अंदर काम करते हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं. फिर उसके अंदर भी सीधे सीधे डेवलपर्स होते हैं, जैसे डेटा वेयरहाउस डेटा एक्विजिशन मैनेजर. ये आप समझ गए हैं, इसका डेटा एक्विजिशन के साथ लेना देना है, यानी ये डेटा एक्सट्रैक्ट करने से लिमिटेड है, ऑपरेशनल टू इंफॉर्मेशनल. तो इसके अंदर कौन कौन आता है, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा मॉडलर, डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्ट एंड डेटा वेयरहाउस डेवलपर. सेकंड इज डेटा वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर. जो पहला बंदा है वो रिस्पॉन्सिबल है डेटा को एक्वायर करने के लिए, तो बेसिकली वो प्रोग्रामिंग से ज्यादा जुड़ी हुई चीज है. सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर. तो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल है कि हाउ वी आर गोइंग टू कीप द डेटा इन द डेटा वेयर हाउस. पहला एक्विजिशन है, और ये रिस्पॉन्सिबल है हाउ वी आर गोइंग टू कीप द डेटा इन द डेटा वेयर हाउस. तो इसके लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करेगा. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डीबीए, ये आपने ऑलरेडी सुना ही होगा. एंड द लास्ट वन इज डेटा एडमिनिस्ट्रेटर. दे बोथ आर डिफरेंट.
data administrator basically deals with the data, whereas the database administrator is the overall structure of the tables, databases that it is going to design. डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की अलग से जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज लॉट ऑफ डेटा इज कमिंग और हमें डेटा को क्लीन करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो वी नीड एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दैट ऑल्सो। नेक्स्ट इज डेटा असेस टीम। तो इसमें डेटा असेस एनालिस्ट होता है, डेटा असेस डेवलपर होता है और डेटा एक्सेस टूल ट्रेनर होता है। ये टूल ट्रेनर क्या है? जब आप डेटा वेयर हाउस बनाते हैं तो बेसिकली बनाने के बाद आप उसको जब डिप्लॉय करते हैं, क्या आपने डिप्लॉय टर्म सुनी है? डिप्लॉय क्या होती है? आप बता सकते हैं कि आपको डिप्लॉय टर्म का मीनिंग मालूम है? नहीं सर। ओके, डिप्लॉय होता है कि जब हम एक सॉफ्टवेयर कोई कंपनी खरीदती है तो हम लोग उसको उनकी ऑफिस में जाके सेटअप करते हैं, उसको इंस्टॉल बोल सकते हैं आप लोग, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब हम लोग उनको वो सॉफ्टवेयर बेचते हैं और बेचने के फर्स्ट फेज में जब हम उनके सिस्टम में जाकर इंस्टॉल करते हैं, उसको रन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फिर वो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाता है, फिर उनको थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, हम लोग उनको रिजॉल्व करते हैं। जब सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं तब हम लोग उनको वो सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है? मेकिंग श्योर दैट हम लोग उस सॉफ्टवेयर को, उस डेटा वेयर हाउस सॉफ्टवेयर को उन क्लाइंट साइड पर वर्केबल रनिंग फॉर्म में उनको हैंड ओवर करते हैं। तो इसमें हमें टूल ट्रेनर की भी जरूरत होती है, क्योंकि हमारा जो टूल ट्रेनर होता है वो क्लाइंट को जाकर समझाता भी है कि हाउ दे आर गोइंग टू यूज दैट सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर यूज कैसे किया जाता है ये भी वो वहां हम जाकर समझाते हैं। द नेक्स्ट इज द डेटा वेयर हाउस टीम लीड। तो टीम लीड्स होते हैं, एक एनालिस्ट को लीड करता है और एक डेवलपर्स को लीड करता है। एनालिस्ट हमें एग्जैक्टली कस्टमर के साथ मिलकर बताते हैं डेवलपर को कि हमें क्या बनाना है, तो उस एनालिसिस के बेस पर डेवलपर्स जो है वो अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल में देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो सबसे पहले डेटा वेयर हाउस मैनेजर क्या है? जैसे मैंने बताया है कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को, किसी भी कंपनी की टॉप लेवल मैनेजमेंट को जाकर समझाता है कि ओके दिस इज आवर सॉफ्टवेयर, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर, और वो उनको कन्विंस करता है कि आपको डेटा वेयर हाउस की ज़रूरत है। तो अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो दे विल डेफिनेटली गो फॉर इट, और फिर ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा वेयर हाउस मैनेजर इज, वो SRS या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को डॉक्यूमेंट करता है। मुझे लगता है कि आपने ये सुना होगा कि SRS क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें कस्टमर के साथ बैठकर डिटेल में डिस्कस किया जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स को फिर वो डॉक्यूमेंट करता है और फिर उस डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर ही आगे सारी की सारी प्लानिंग जो है वो की जाती है। तो हाउ डू दे डू दिस SRS या बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन होती कैसे है? ये कंसल्टेशन के थ्रू मैनेजर करता है। किसके साथ कंसल्टेशन करता है? वो एंड यूजर के साथ। एंड यूजर मीन्स क्लाइंट के साथ। तो वो क्लाइंट के साथ बैठता है, उसके साथ उसको मेंटर भी करता है, उसको समझाता भी है कि हम लोग क्या ऑफर कर सकते हैं, आपको क्या इसके बेनिफिट मिलेंगे, एंड देन एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, उसको फ्रेम किया जाता है, और उसको हम लोग SRS भी बोल सकते हैं या बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो उसके अंडर जब ये काम हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग डेटा एक्विजिशन मैनेजर की बात करते हैं। तो व्हाट इज द डेटा एक्विजिशन मैनेजर? हमें मालूम है कि हम लोग डायरेक्टली डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर। आई होप अब तक ये बात सबको क्लियर हो गई है कि हम लोग डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, डेटा के अंदर डेटा को एक्वायर कर सकते हैं। तो वो डेटा आता कहाँ से है वो मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा आता है ऑपरेशनल डेटा स्टोर से, जो डे टू डे वो एंट्रीज वगैरह करते रहते हैं, वहां से हमारा डेटा आता है। तो ये डेटा वहां से आए और पूरा का पूरा आए विदाउट एनी प्रॉब्लम्स आए, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डाटा
acquisition manager. Data acquisition manager is responsible in obtaining and getting the data from all such sources. और उसका कोई काम नहीं है, उसका सिर्फ ये काम है कि वो इंश्योर करे कि वो रूटीन बेसिस पर प्रॉपरली डाटा को एक्वायर कर रहा है, कहाँ से, ऑपरेशनल सोर्सेस, और उसको लेकर आ रहा है आपके डेटा वेयर हाउस। डेटा एक्विजिशन मैनेजर supervises the work of all the members involved in data acquisition। समझ गए, सबसे पहले डेटा को एक्वायर करेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे। क्लीन का मतलब क्या है, अगर उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ वैल्यूज मिसिंग हैं, तो वो सारा का सारा काम डेटा एक्विजिशन मैनेजर देखेगा। और जब डाटा क्लीन हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फिर उसको हम लोग लोड कर देते हैं। किसके अंदर लोड कर देते हैं, आपके डेटा वेयर हाउस के अंदर। आपको एक चीज याद होगी, जब हम डेटा को एक्वायर करते हैं और उसको एक्वायर करते हैं और उसको लोड करते हैं, उसके बीच में हम लोग उसको क्लीन करते हैं। तो जब हम डाटा को क्लीन करते हैं तो वो डाटा एक टेम्पररी स्पेस में सेव किया जाता है, प्री लोडेड। मैंने कल आपको बताया था, एक प्री लोड स्टेज होती है, टेम्पररी स्टेज, वहां पर रखा जाता है। वहां पर क्लीन करने के बाद ही वो लोड किया जाता है इनटू द डेटाबेस। तो द थर्ड वन वी हैव इज द बिजनेस एनालिस्ट, यानी हमारे डाटा एक्विजिशन मैनेजर के अंदर बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है। बिजनेस एनालिस्ट वो बंदा होता है जिसकी एक्सपर्टीज होती है और जिसको अवेयरनेस होती है ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशंस टू आइडेंटिफाई कैंडिडेट डेटा एंड सोर्सेज एंड द बिजनेस रूल्स अप्लाइड ऑन द ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। इसको पूरी नॉलेज होती है कि आजकल किस तरह से जो डेटा है या कौन से बिजनेस रूल्स अप्लाई हो रहे हैं इन द ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डेवलप अ बिजनेस प्रोसेस मॉडल, नीड टू डिजाइन द डेटा वेयर हाउस। तो उसका बेसिकली काम क्या है कि एक मॉडल तैयार करना फॉर द डिजाइन ऑफ द डेटा वेयर हाउस। दैट्स इट। प्रोग्रामिंग कैसे होगी, वो कैसे implement hoga is not aware of that, but he is aware of the different you can say models, business rules and everything. So he's basically more towards the business point of view rather than the technical implementation point of view. The next is data analyst. Data analyst kya hai, it is responsible for the documentation of entire data and metadata involved in the data warehouse. मेटा डाटा के बारे में आप जानते हैं, दैट इज द डेटा अबाउट द डेटा। छोटी छोटी सी चीजें, जैसे हमारे पास फर्स्ट टाइम डेटा आया, फिर हमने उसके ऊपर क्या प्रोसेस अप्लाई किया तो वो डेटा ट्रांसफॉर्म हुआ, उस एंटायर प्रोसेस में हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए, जो भी डेटा के बारे में डेटा सेव किया, उसको हम लोग मेटा डेटा करते हैं। और इसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डेटा एनालिस्ट। डेटा मॉडलर, आपने डेटा मॉडलिंग की हुई है, आई थिंक आपने ईआर मॉडल पढ़ा होगा। हैव यू स्टडीड ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल? यस सर। तो एंटिटी रिलेशन मॉडल जो होता है वो डेटा वेयर हाउस में यूज नहीं होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें जो मॉडलिंग यूज होती है वो बहुत ही अलग तरह की मॉडलिंग यूज होती है। तो बेसिकली डाटा मॉडलर का काम क्या है कि जैसे आपने ईआर मॉडल पढ़ा है, वैसे ही डेटा वेयर हाउस के अंदर जो मॉडल्स यूज होने वाले हैं उनके बारे में सारा मॉडलिंग करना, ये हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्ट। So what is the responsibility of the data warehouse architect? Overall standards of the architecture of the data warehouse, data models and data marts। ये पूरा का पूरा आर्किटेक्ट, कैसे एक्सट्रैक्शन होगी, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी और कैसे लोडिंग होगी, what will be the total infrastructure, what will be the models that we are going to use, even the selection of the infrastructure, जैसा मैंने बताया। ये पूरी की पूरी जो क्या क्या यूज होने वाला है, क्या क्या मॉडल होगा, क्या क्या हम लोग प्रोसेसेस यूज करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ये सारा का सारा काम किसका है, डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। एक यहाँ पर टर्म यूज हुई है डाटा मार्ट।
क्या आपने ऑब्वियसली कुछ क्लासेस तो लगी होंगी आपकी, आपने डेटा मार्ट वर्ड सुना है पहले? हाँ जी सर। क्या होता है डेटा मार्ट? सर शायद सर डेटा वेयर हाउस ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੇਟਾ ਮਾਰਟ ਸਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ, वो छोटा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जो डेटा वेयर हाउस होता है ना, वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दिमाग में रख के बनाया जाता है। और जो डेटा मार्ट होता है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट को दिमाग में रख के बनाया जाता है। जैसे सेल्स, कई बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसका सेल ऑफिस कहीं बैठता है, प्रोडक्शन कहीं होती है, ठीक है। और बाहर से सामान आ रहा है तो शिप से आ रहा है तो वो बॉम्बे या चेन्नई में बना हुआ है तो वो अलग है, या इनवॉइसिंग कहीं हो रही है, स्टोरेज कहीं हो रही है। तो वो क्या कहते हैं कि एक डेटा वेयर हाउस से हमारा जो है वो काम नहीं चलेगा, तो वो क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए छोटे छोटे से डेटा वेयर हाउस बनाते हैं। तो जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन लेवल का डेटा वेयर हाउस ना बनाकर और डिपार्टमेंट लेवल के डेटा वेयर हाउस को डिजाइन करते हैं, तो हम लोग उसको डेटा मार्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें कौन दिमाग में रखता है? आर्किटेक्ट बताता है कि डेटा वेयर हाउस की जरूरत है या हमें छोटे छोटे डेटा मार्ट्स बनाए। डेटा वेयर हाउस डेवलपर, ये बेसिकली वो बंदे होते हैं जो सारा का सारा प्रोग्रामिंग या ये काम करते हैं। They are overall responsible for the extraction, transformation, cleaning and loading. लेकिन एक चीज क्लियर है कि जो डेटा वेयर हाउस डेवलपर होता है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा जैसे आपको प्रोग्रामिंग की मैंने बात बताई, लेकिन ये किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इनको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं, इनको सॉफ्टवेयर बता दिया जाता है, इनको टूल बता दिया जाता है, इनको आर्किटेक्चर बता दिया जाता है, इनको मॉडलिंग बता दे दी जाती है। इनका सिर्फ यही काम है कि ये उन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके जो कहा गया है सिर्फ उस चीज की प्रोग्रामिंग करते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी डिसीजन। नेक्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर मैं ये वाली लाइन को हाईलाइट करता हूँ और आप देख पा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बोथ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, रिलायबल हो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये ना हो कि 3 दिन चलने के बाद वो 1 घंटे के लिए ऑफ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की मैं आपसे बात करता हूँ, पेटीएम सुना होगा आप सबने, गूगल पे है, आजकल मोबाइल पे फोन पे है, ऐसी ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर मान लीजिए अगर डेली पेटीएम बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आधे घंटे के लिए 7 से 7:30 या कभी बंद हो जाता है बीच में, या वो हमारी सर्विस नहीं दे पा रहा है, तो पीपल विल शिफ्ट टू सम अदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसको इंश्योर करे कि दैट इज रिलायबल। दैट मीन्स वो 24/7 सर्विस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। System administrator is the overall person who takes care of the system is in fact working properly। ठीक है, डेटा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर ने तो ऊपर से देख लिया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ही इज द वन हु लुक्स आफ्टर द डेली रिलायबिलिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ ऑल द एंड द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो कौन सी दो चीजें हैं? ये इंश्योर करना कि सिस्टम डेली बेसिस पर ठीक चल रहा है और उसकी रिपोर्ट देना। किसको रिपोर्ट देता होगा ये? इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर को। एक तो ये देखना कि सिस्टम डेली ठीक चल रहा है, और दूसरा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से बड़ा कोई इशू हो ही नहीं सकता। अगर मेरी पूरी की पूरी कंपनी का डेटा एक डेटा वेयर हाउस में पड़ा है, तो सिक्योरिटी से सबसे बड़ा बड़ा इशू क्या हो सकता है कि मेरा डाटा कोई ना चुरा ले, मेरे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कोई मुझसे ना ले ले। तो दीज आर द टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्या होता है, कई बार मेरी परफॉर्मेंस डाउन होती है, तो ये क्या करता है, उस परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो ये उसकी रिपोर्ट देता है या उसको ट्यून करता है। एडिशनल हार्डवेयर लगाए, चाहे सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ लाइसेंसेस को बढ़ाए, जैसे मर्जी करे,
लेकिन ये इंश्योर करता है कि मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक आनी चाहिए। और ये सारी रिपोर्टिंग किसको करता है, जैसे मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर को। डेटाबेस मैनेजर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपको ऑलरेडी पता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ द डेटाबेस है। सिक्योरिटी, ये सिस्टम की सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डाटाबेस की बात कर रहा हूँ। तो डेटाबेस को जो प्रॉपरली मैनेज करना, उसका फिजिकल डिजाइन तैयार करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीबीए की है। जब हम पहले भी देख रहे तो हमने ये देखा कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर अलग है। तो डेटाबेस वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल है डेटाबेस के फिजिकल डिजाइन के लिए। तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्यूमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द डेटा रिसोर्स। ठीक है, ये सीधा का सीधा डेटा के बारे में बात कर रहा है, डेटा मॉडल्स या डेटाबेस डिजाइन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑफ द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज। मैंने आपको बताया था कि डेटा एंटर नहीं किया जाता है डेटा वेयर हाउस के अंदर। आप कोई भी एंट्री नहीं कर सकते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। ये आता कहाँ से है, दिस कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो डेटा अच्छी तरह से मैनेज करना, डेटा का डेटा दैट मीन्स मेटा डेटा की रिपोजिटरी को तैयार करना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा पड़ा हो और डेटा के डेटा यानी मेटा डाटा हर जगह पर पड़ा हो, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं डेटा असेस एनालिस्ट। डेटा एसेस एनालिस्ट क्या होते हैं, ये बिल्कुल सेपरेट ग्रुप है। जैसा मैंने बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज अ सेपरेट ग्रुप विद इन द डेटा वेयर हाउस डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डेटा असेस क्या होता है कि इसके अंदर सभी ग्रुप्स के मेंबर्स को भी मैं बुला सकता हूँ। इसमें मैं दो बंदे कहीं से ले सकता हूँ, दो बंदे कहीं से ले सकता हूँ, लेकिन ये अलग ही जगह पर बैठते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द डेटा असेस टीम जो एनालिस्ट के अंडर काम करती है, ये क्यूरी एंड रिपोर्टिंग टूल्स या ओलैप टूल्स को बनाती है। प्लीज नोट डाउन ओलैप टूल्स। जब हम लोग एक दो दिन में टॉपिक्स खत्म करेंगे तो उसके बाद ओलैप टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये इन चीज़ों को मैनेज करती है। तो इट इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट्स विच विल बी रन ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम द डेटा। तो ये सारा हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन आता है, डेटा असेस एनालिस्ट के अंडर कौन कौन आता है, डेटा असेस डेवलपर। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे रिपोर्ट करते हैं डेटा असेस एनालिस्ट को। इसमें सबसे पहले कौन आता है, डेवलपर। he or she is responsible for developing the queries or the program using business intelligence। ये क्या करता है कि आपको मैंने एक छोटी सी चीज बताई थी, एडहॉक क्यूरीज। ये इस सारा दिन बैठकर ये सोचते हैं कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, मैनेजर हमसे किस तरह का डेटा मांग सकता है। तो ये अपनी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स को यूज करके अलग अलग तरीके से ये सोचते हैं या क्यूरीज बनाते हैं कि किस तरह का डेटा मांगा जा सकता है आपसे। जितना ये सोचेंगे कि ये वाली क्यूरीज हो सकती हैं जिसके लिए हमसे डाटा मांगा जा सकता है, फिर उसी हिसाब से डेटाबेस को ध्यान में रखेंगे, तो हमारे पास एडहॉक क्यूरीज कम हो जाएंगी। जितनी कम एडहॉक क्यूरीज होंगी उतना ही बढ़िया हमारा जो है वो सिस्टम चलेगा। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द क्यूरीज और प्रोग्राम यूजिंग द बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। किस चीज के लिए, हेल्प एंड यूजर्स विद इफेक्टिव एक्सेस टू द डेटा। अब ये करते क्या है, ये जनरेट करते हैं कॉम्प्लेक्स एडहॉक क्यूरीज को। ये यहीं पर लिखा आ गया, ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एडहॉक क्यूरीज तैयार करते हैं कि हमसे कल कोई किस तरह का डाटा मांग सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये दो तीन क्यूरीज बनाकर बैठ जाते हैं, ये मान के चलते हैं कि मैनेजर जो है वो हमसे किसी भी तरह का ये भी मांग सकता है, वो भी मांग सकता है। और जितना अच्छा ये सोचेंगे उतना ही अच्छा आपका ओवरऑल डेटा वेयर हाउस डिजाइन। द लास्ट इज डेटा एक्सेस टूल ट्रेनर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दीज आर
people who are responsible for providing the training to the end user. इनका कोई काम नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं करना है, इनका सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जो टूल हम यूज कर रहे हैं इन्होंने एंड यूजर को उसको ट्रेनिंग देनी है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। एंड में है आपकी सपोर्ट टीम, डाटा वेयर हाउस सपोर्ट टीम लीड। जब डाटा वेयर हाउस बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि हमने डाटा वेयर हाउस बना दिया और उनको दे दिया, डिप्लॉय कर दिया तो सब काम खत्म हो गया। देयर इज अ नीड फॉर द ऑन गोइंग सपोर्ट। जैसे जैसे प्रोग्राम चलता जाएगा वो यूज में आएगा तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इस फेज को आप नोट कर सकते हैं कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन फेज बोलते हैं। तो हमें ऑन गोइंग सपोर्ट जो है वो देनी पड़ेगी। चेंजेस टू द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, जहां से हम डाटा को इकट्ठा कर रहे थे अगर वहां पर कोई चेंजेस आ गई तो डेफिनेटली हम किस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें भी चेंजेस आएंगे। इसलिए सपोर्ट टीम का वहां पर बैठना जरूरी है। हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रोग्राम बना लिया, लेकिन हम जहां से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे अगर उन्होंने अपने सिस्टम में कोई चेंजेस किए हैं तो हमें भी वो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो डाटा वेयर सपोर्ट टीम जो होती है ये कब तक रहती है? ये लाइफ टाइम के लिए देनी पड़ती है हमें, ये हर टाइम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। डेटा वेयर हाउस एनालिस्ट, ये एनालाइज करता है ओवरऑल, इसका रोल बहुत ज्यादा वाइडर होता है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन। वन मस्ट बी हैविंग द एक्सपीरियंस विद द एक्सट्रैक्शन, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, द कंटेंट एंड डिजाइन ऑफ द डेटा वेयर हाउस, डाटा को इंटीग्रेट करना, डाटा को क्लीन करना, and everything. So that means the person who is the overall data warehouse analyst is the one who is aware of each and everything that happens within the data warehouse. Whereas the developers are not aware of anything. They are only good in their own technologies. तो दे आर द एक्चुअल इम्प्लीमेंटर्स, बट वो सिर्फ कोडिंग तक ही सीमित हैं, उनको दूसरे प्रोसेसेस के बारे में नॉलेज बहुत कम होती है। तो वी नीड डेटा वेयर हाउस डेवलपर्स टू हैव कंसिडरेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स। इनको इनके बारे में बताया जाता है, इनको अंडरस्टैंड करवाया जाता है, सो दैट दे कैन इवेंचुअली दे कैन राइट द कोड फॉर दैट। सो दैट इज द एंड ऑफ इट। इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है डिफरेंट रोल्स ऑफ द डेटा वेयर हाउस, तो आप ये वाली जो एक फिगर है इसको जरूर दिमाग में रखें कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट रोल्स आर देयर। एज इट इज मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी ये इजीली मिल पाएंगे रोल्स, बट ये रोल्स आपके लिए यहाँ पर बनाए हैं। आप जितना अच्छा से याद कर पाएंगे कि कितने रोल्स हैं और वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, दैट विल बी बेटर। तो आज थ्योरेटिकली चल रहा था, हम लोग धीरे धीरे से चल रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्यूटोरियल्स, या मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देयर इज लेस देन 30 seconds. I will be ending the meeting right now. Do you have any questions to ask? No, sir. आपके पास नोट्स हैं, प्लीज नोट्स को पढ़ते रहिए, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir.